हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस फाउंडेशन में। तो आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। तो नेशनलिज्म होता क्या है, तो चलिए इसको देखते हैं। इट इज़ ए बिलीफ सिस्टम विच इंस्टॉल ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ ए नेशन। ये एक सिस्टम है जिससे लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी आता है। नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल, नेशनल एंथम एक्सेट्रा प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग ऑफ द स्ट्रेंथिंग द इन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। जो नेशनल फ्लैग होते हैं, नेशनल सिंबल होते हैं, नेशनल एंथम होते हैं, बहुत मुख्य भूमिका अदा करते हैं जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग को बढ़ावा देने में। जैसे कि हमारे देश में भारत माता कहने से केवल मेरे आपके मन में ही केवल देश प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं होती है, सारे देशवासियों के मन में देश प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। तो इस जो भावना उत्पन्न होती है उसको हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, जो अगला टॉपिक है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बिफोर द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी से पहले द कंट्री इन द यूरोप वी आर नॉट इन्फॉर्म एज वी नो देम टुडे। जो कंट्री है जो यूरोप में, वो जो अभी है वो पहले ऐसे नहीं थे। डिफरेंट रीजन इज रूल इन यूरोप वी आर रूल्ड बाय द वेरियस मल्टीनेशनल डायनेस्टी एम्पायर। जो बहुत सारे जो रीजन हैं जो यूरोप में, वो पहले मल्टीनेशनल जो डायनेस्टी मतलब राजा महाराजाओं द्वारा रूल किए जाते थे। दिस वेयर मोनार्चीज विच एंजॉय एब्सोल्यूटिस्ट पावर ओवर देयर सब्जेक्ट। ये लोग मोनार्ची थे जो अपने प्रजा पे पावर अपना इंजॉय करते थे। वेरियस टेक्नोलॉजिकल एंड द इन्यूंसिंग सोशल चेंजेस सेल्फ इन द डेवलपिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। बहुत सारा जो टेक्निकल और सोशल जो चेंज है उससे जो आइडिया था जो नेशनलिज्म का उसका जन्म हुआ। द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट बिगेन इन 1789। जो नेशन स्टेट बनने का जो प्रोसेस था वो 1789 में शुरू हुआ विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789। और ये क्यों हुआ था? वहाँ से जो मोनार्ची था उसका सिस्टम हटाकर वहाँ पर डेमोक्रेसी के जो सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए ये फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 1789 में। इट टुक अबाउट 100 ईयर टू द आइडिया टू गेन कॉन्क्रीट शेप। ये जो आइडिया था जो नेशनलिज्म को, उसको 100 ईयर्स लगा उसको एक कॉन्क्रीट शेप लेने में। विच रिजल्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रांस एज द डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट। जिससे जो फ्रांस था वो एक डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट बन गया। द ट्रेंड वॉज फॉलोड इन अदर पार्ट। ये जो प्रथा था वो अगले और भी पार्ट ऑफ द यूरोप में फैलने लगा। एंड लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेटिक। इससे जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम जो था वो एस्टेब्लिश होना शुरू हुआ इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के शुरुआत में। ठीक है, जो हमारा जो अगला टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो चलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखते हैं। द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ नेशनलिज्म। फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द चेंज इन द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रांस। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उससे जो फ्रांस के जो पॉलिटिकल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल थे उसमें बदलाव आए। ठीक है, इन 1789 द पावर वॉज ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्ची टू द बॉडी ऑफ द सिटीजन। जो 1789 में जो पावर जो मोनार्ची के पास था वो ट्रांसफर हो गया सारे लोगों में। It was proclaimed that henceforth the French people would shape the destiny of their country। अब यह लोग सोचने लगे कि अब जो फ्रांस के जो लोग हैं वो अपने कंट्री के जो आगे का जो भविष्य है वो तय करेंगे। अब यहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन नहीं रहा, अब यहाँ पे डेमोक्रेसी जो एक नया चीज़ था वो यहाँ पे एक स्टैब्लिश हो गया, जो कि एक बहुत अच्छा एक क्या कह सकते हैं हम इसको, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है क्रिएटिंग ऑफ सेंस ऑफ नेशनहुड। तो चलिए इसको देखते हैं। वेरियस स्टेप वे आर टेकन बाय द रिवोल्यूशनरी। जो रिवोल्यूशनरी थे उनके द्वारा बहुत सारे स्टेप लिए गए टू क्रिएट द सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। कॉमन आइडेंटिटी लोगों में लाने के लिए बहुत सारे स्टेप रिवोल्यूशनरी द्वारा लिए गए। सम ऑफ दिस स्टेप वेयर गिवन बिलो। इनमें से कुछ स्टेप नीचे दिए गए हैं। द आइडिया ऑफ फादरलैंड एंड द सिटीजन वॉज क्रिएटेड टू एम्फसाइज अ कम्युनिटी विच एंजॉय द इक्वल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आइडिया ऑफ जो फादरलैंड था एंड सिटीजन उस पर जोर डाला गया, इससे जो लोग थे वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स थे उसको एंजॉय कर सके। ठीक है, द रॉयल स्टैंडर्ड वॉज रिप्लेस्ड विथ अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर। जो रॉयल जो फ्लैग था उसको रिप्लेस किया गया जो नया जो फ्रेंच का जो फ्लैग था ट्राई कलर से। ठीक है, द ये स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। जो ये स्टेट जो जनरल थे उनको जो कंट्री के जो एक्टिव सिटीजन थे उनके द्वारा उनको इलेक्ट किया गया एंड इट वॉज रीनेम्ड एज द नेशनल असेंबली। और उसको नेशनल असेंबली नाम दे दिया गया। ठीक है, तो 3 पॉइंट हम लोग देख लिए। चौथा पॉइंट है इन द नेम ऑफ द नेशन
देश के नाम पर न्यू हिम्स वेयर कंपोज्ड एंड द ओथ्स वेयर टेकन, मतलब लोग देश के नाम पर शपथ लेने लगे, ये सब होने लगा। ठीक है, मतलब इससे जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था, मतलब देश प्रेम का जो भावना, इससे बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स वेयर कमोडेटेड अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज क्रिएटेड, जो सेंट्रलाइज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उससे ये बना, विच फॉर्मुलेटेड द यूनिफॉर्म लॉ फॉर द ऑल द सिटीजन, इससे जो सारे लोग हैं उनके लिए सामान्य जो लॉ मतलब कानून बनाया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटी वेयर अबोलिश, जो इंटरनल जो कस्टम ड्यूटी थे उसको हटाया गया। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटी वेयर अबोलिश, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी था उसको हटा दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वाज अडॉप्टेड, जो एक यूनिफॉर्म सिस्टम था जो वेट एंड मेजरमेंट का, उसको अडॉप्ट कर लिया गया। रीजनल dialects were discouraged and French language was promoted as the common language of the nations, जो और सारे जो रीजनल लैंग्वेजेस थे उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया और जो फ्रेंच का जो लैंग्वेज था उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया गया। The revolutionary also declared that it was the missions and destiny of the French people to liberate the people of Europe from the despotism and help other regions of the Europe in becoming the national। जो रिवोल्यूशनरी थे ये भी अपना मिशन का ऐलान कर दिए कि जो फ्रेंच है उसको फ्रीडम तो बना दिया और जो यूरोप में और भी जो जगह है उसको ये लोग यूनाइट करके उसमें भी डेमोक्रेसी लाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वह इफेक्ट ऑन द अदर पार्ट ऑफ द यूरोप। तो चलिए देखते हैं। इन डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप people become motivated from the event in the France। इन डिफरेंट सिटीज़ इन यूरोप, यूरोप के दूसरे शहर में पीपल बिकम मोटिवेटेड फ्रॉम द इवेंट इन द फ्रांस, फ्रांस में जो इवेंट हुआ उससे लोग मोटिवेट होना शुरू हो गए। ऐसे रिजल्ट स्टूडेंट एंड अदर पीपल फ्रॉम द एजुकेटेड मिडिल क्लास स्टार्टेड सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। इससे जो एजुकेटेड जो पीपल थे मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स थे वो सब एक क्लब बनाना शुरू कर दिया जिसको जैकोबिन क्लब कहा जाता है। Their activities made a ground for further encouragement by the French armies। इनके जो एक्टिविटी थे इससे जो फ्रेंच के जो आर्मी थे उनमें एक इंकरेजमेंट आया। द फ्रेंच आर्मी मूव्ड इनटू होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ द इटली इन 1790। जो फ्रेंच के आर्मी थे वो होलैंड गए हैं, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड जो लार्ज पार्ट ऑफ इटली है वहाँ पे 1790 में वो चले गए। दस द फ्रेंच आर्मी स्टार्टेड कैरिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म टू द फॉरेन लैंड। जो फ्रेंच के जो आर्मी थे वो दूसरे जो लैंड पर ये जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म थे वो ले जाना शुरू कर दिया। मतलब जो आइडिया ऑफ जो नेशनलिज्म है वो चारों तरफ फैलना शुरू हो गया। यही डेमोक्रेसी का जो एक फ़ायदा है। मतलब ये जब फैलता है तो सब कोई पसंद करता है क्योंकि बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है जिसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो नेपोलियन। तो चलिए नेपोलियन के बारे में पढ़ते हैं। नेपोलियन वॉज द एम्पायर ऑफ द फ्रांस। जो नेपोलियन था वो फ्रांस का एम्पायर था फ्रॉम 1804 टू 1815, 1804 से 1815 तक। ऑल्दो नेपोलियन डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस बाय रीइंट्रोड्यूसिंग द मोनार्ची इन द फ्रेंच। जो नेपोलियन था वो जो फ्रांस में जो डेमोक्रेसी था उसको हटा दिया और वहाँ पे फिर से मोनार्ची को इंट्रोड्यूस कर दिया। बट ही मेड रिवोल्यूशनरी चेंज इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और वो जो रिवोल्यूशनरी थे उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ चेंज लाने के लिए उनको मजबूर कर दिया। द आइडिया वॉज टू मेक द सिस्टम ऑफ मोर रेशनल एंड इफिशियंटी। और उनको ये आइडिया दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और रेशनल और इफेक्टिव बनाया जाए। द सिविल कोड ऑफ 1804, 1804 में जो नेपोलियन का जो सिविल कोड आया विच इज कॉमनली नोन एज नेपोली कोड, जिसको हम लोग नेपोली कोड भी जानते हैं, एबोलिश ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जो बर्थ पे जो भी जो प्रिविलेजेस था जो हायर जो क्लासेस को वो सबको हटा दिया गया। इट वॉज एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और कानून के आगे सब कुछ इक्वल कर दिया गया। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया है। इवन इन दोज टेरिटरीज विच केम अंडर हिज कंट्रोल, जो भी टेरिटरी उसके कंट्रोल में आता था, नेपोलियन बिगेन टू इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स एज ही डिड इन फ्रांस। वो सब टेरिटरी में भी जो अपना जो नया नया जो कानून था वो सब लगाना शुरू कर दिया जैसे वो फ्रांस में लगाना शुरू किया था। ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड एंड जर्मनी। वो जो जगह में अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव को जो बदला था वो है डच है, स्विट्जरलैंड है, इटली है। ही एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड पीजेंट कुड बी फ्रीड फ्रॉम द सेल्डम एंड मोनरल ड्यूज। जो नेपोलियन था वो सब खत्म कर दिया जैसे कि फ्यूडल सिस्टम और जो किसान थे वो अपने
फेडरम्स एंड मनरल्स ड्यू से वो उभर गए। गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड इन टाउन्स, जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन था वो टाउन में उसको हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको भी इम्प्रूव कर दिया गया। मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो नेपोलियन यहाँ पे जो भी चीज़ किया है वो अच्छा किया है, लेकिन ये तो नेपोलियन का एक अच्छा पार्ट है, लेकिन नेपोलियन का बुरा क्या पार्ट है वो हम देखते हैं। चलिए, रिएक्शन ऑफ पीपल्स, तो नेपोलियन ने वो सब किया, उसमें जो पीपल था, लोगों का क्या रिएक्शन रहा चलिए देखते हैं। पीजेंट, आर्टिसियन, वर्कर एंड न्यू बिजनेस एंजॉय दिस न्यू फाउंड फ्रीडम, जो पीजेंट थे, आर्टिसियन थे, वर्कर थे, ये सब जो नया जो फ्रीडम था उसको एंजॉय किया। ठीक है, दे कुड रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ एंड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एंड ए कॉमन करेंसी वुड बी मोर हेल्पफुल इन मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड कैपिटल अक्रॉस द वेरियस रीजन। उनको ये रियलाइज हुआ कि जो यूनिफॉर्म लॉ है और जो वेट और मेजरमेंट का, इससे और जो कॉमन करेंसी है वो बहुत हेल्पफुल होगी एक्सचेंज, उनके गुड के एक्सचेंज करने में, और जो पैसे के अदल बदल करने में भी बहुत उनको मदद मिलेगी, क्योंकि सब एकदम समान कर दिया गया। मतलब वेट मेजरमेंट जो था वो भी यूनिफॉर्म कर दिए गए, एक करेंसी रख दिया गया, सबको वही करेंसी से अपना जो भी चीज़ खरीदना है खरीदेगा और सब चीज़ करेगा। तो ये एक अच्छा लोगों को लगा कि ये जो नेपोलियन किया है वो एक अच्छा काम किया है। बट इन एरियाज विच वेयर conquered by the France, जो एरिया था जो फ्रांस को कंक्वायर था मतलब जीता गया था, पीपल रिएक्शन टुवर्ड्स फ्रेंच रूल्स वेयर मिक्स, वहाँ पे जो फ्रेंच का जो रूल्स था वो एकदम मिक्स था। इनिशियली द फ्रेंच आर्मीज वेयर सीन एज द टॉर्चर बियर, वहाँ पे जो टॉर्च बियर मतलब वहाँ के जो फ्रेंच जो आर्मी थे उनको एक मार्गदर्शक द्वारा फ्रीडम में जो मार्गदर्शन थे वैसे उनको लगे। बट वेरी सुन people realized that the new administrative system was not going to guarantee political freedom, लेकिन कुछ समय बाद लोगों को यह महसूस होने लगा कि जो नया जो सिस्टम है वो एकदम जो उनका जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो गारंटी नहीं कर रहा है। इंक्रीजिंग इन टैक्स बढ़ने लगा, सेंसरशिप एंड द फोर्स्ड conscription into the French armies were seen as outweighing the advantage of administrative change which Napoleon brought। नेपोलियन क्या किया वहाँ पे टैक्सेस बढ़ाने लगा, जो फ्रेंच आर्मीज थे वो आउटवेट और एडवांटेज लेने लगी जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनके, विच नेपोलियन ब्रोड, जो नेपोलियन वहाँ पे लाया था। दस द इनिशियल इंथुसियाज्म ऑफ द पीपल बिगैन टू टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, जो पहले जो लोगों को लगता था कि उनके लिए जो ये सब फ्रीडम हो एक अच्छा था, वो अब लगता है कि ये सब कोई अच्छा नहीं है। चलिए आज का जो टॉपिक है रेवोल्यूशनरीज उसको शुरू करते हैं। आफ्टर द इवेंट ऑफ 1815 के जो इवेंट के बाद मैनी लिबरल नेशनलिस्ट वेयर अंडरग्राउंड फॉर द फियर ऑफ रिप्रेशन, बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो अंडरग्राउंड हुए डर के कारण। जीसीपी मैजनी वॉज एन इटालियन रिवोल्यूशनरी, जो जीसीपी मैजनी थे वो एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। ही वॉज बॉर्न इन 1807, उनका जन्म 1807 में हुआ था। ही बिकेम द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी, वो कार्बोनरी के एक सीक्रेट सोसाइटी के एक मेंबर थे। व्हेन ही वाज 24 ईयर्स ओल्ड, जब वो 24 साल के थे, ही वाज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग ए रेवोल्यूशन इन लिंगुरिया। जब वो 24 साल के थे तो उनको एग्जाइल भेज दिया गया 1831 में एक रेवोल्यूशन को अटेम्प्ट करने के लिए। आफ्टर दैट ही फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी, उसके बाद वो वहाँ पे 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटी को फाउंड किए। फर्स्ट यंग इटली इन मार्शलिस, एक यंग इटली एंड द यंग यूरोप इन बेनेसिस, जो 2 सोसाइटी को फाउंड किए, एक का नाम था यंग इटली और एक का नाम था यंग यूरोप। ठीक है, मैजनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, जीसीबी का मानना था कि ईश्वर चाहता था राष्ट्र मानव जाति प्राकृतिक एक इकाई है। ठीक है, सो इटली हैज टू बी forgetted into a single unified republic instead of being a patchwork of a small state kingdom। तो उनका यह मानना था कि जो इटली है जो एक छोटे छोटे जो जगहों में बांटा गया जिसको राजा महाराजा रूल करते हैं उसको यूनाइट करके एक नेशन बनाया जाए। फॉलोइंग इन फुट स्टेप, उनके मार्गदर्शन पर ऑफ मेजनी के मेनी सीक्रेट सोसाइटी वेयर सेट, उनके मार्गदर्शन के द्वारा बहुत सारे जो सीक्रेट सोसाइटी है वो सेटअप हुए जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और पोलैंड में। द कंजर्वेटिव्स फियर्ड मैजनी, जो कंजर्वेटिव थे वो मैजनी को डराना चाहते थे। ठीक है, कंजर्वेटिव
कंजर्वेटिव रिजिम्स वे आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट देयर पावर, जो कंजर्वेटिव जो रिजिम्स थे वो अपना पावर वहाँ पे बढ़ाना शुरू किए। द लिबरल एंड द नेशनलिस्ट कंटिन्यू टू स्प्रेड देयर आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन, जो लिबरल्स थे और जो कंजर्वेटिव्स थे वहाँ पे अपना आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन को बढ़ाना शुरू किए। द पीपल बिलोंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो पीपल एजुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, लाइक प्रोफेशन, जो उनका प्रोफेशन था स्कूल टीचर, क्लर्क मेंबर्स और लॉयर थे, वो लोग एजुकेटेड लोग थे। और जो ये मोनार्ची उन पे जो जुल्म करता था वो ये बर्दाश्त नहीं कर किए, क्योंकि ये एजुकेटेड लोग थे। इस कारण जो आइडिया ऑफ जो रेवोल्यूशन था वो स्प्रेड होना बहुत जल्दी शुरू हो गया। द फर्स्ट अफेयर टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830, जो पहला जो उथल पुथल जो फ्रांस में हुआ वो जुलाई 1830 में हुआ। ठीक है, जो पहला जो उथल पुथल जो फ्रांस में हुआ वो जुलाई 1813 में हुआ। द बर्बन किंग वेयर ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रिवोल्यूशनरी, जो बर्बन किंग थे वो रिवोल्यूशनरी द्वारा वहाँ से हटा दिए गए। द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची वॉज इंस्टॉल्ड विद द लुइस फिलिपी एट इट हेड, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्ची था उसको इंस्टॉल कर दिया गया, लुइस फिलिपी वहाँ के हेड बन गए, मतलब वहाँ के राजा बना दिए। तो आप सोचेंगे कि जो ये मोनार्ची जो था वो सिस्टम को हटाकर फिर से वहाँ पे मोनार्ची को इंस्टॉल करना ये कहाँ की बात है। तो ये जो अब जो ये मोनार्ची जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्ची यहाँ पे सेटअप हुआ है ये तो राजा ही यहाँ पे शासन करेगा, लेकिन जो लोगों की जो दुख दर्द है वो ये राजा सुनेगा और उस पर ये काम करेगा। इसी को कहते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग द ब्रुसेल विच रिजल्टेड इन द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। इससे क्या हुआ, जो जुलाई में ये रेवोल्यूशन जो हुआ इससे ये हुआ कि जो नीदरलैंड में द यूनाइटेड किंगडम में जो बेल्जियम था वो अलग हो गया। ठीक है, जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज द नेशनलिस्ट फीलिंग अमॉन्ग द एजुकेटेड इटली ग्रुप अक्रॉस यूरोप। जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो क्या किया, जो नेशनलिस्ट फीलिंग था सारे जो एजुकेटेड ग्रुप्स में जो यूरोप में उनको जो एकजुट कर दिया। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमॉन्ग द ग्रीक बिगेन इन 1821, जो स्ट्रगल जो शुरू हुआ था इंडिपेंडेंस का जो ग्रीक लोगों का वो शुरू हुआ था 1821 में। द नेशनलिस्ट इन ग्रीक गॉट सपोर्टेड फ्रॉम मेनी ग्रीक्स, जो नेशनलिस्ट जो ग्रीक थे उनको सपोर्ट मिला बहुत ग्रीक लोगों से हु आर लिविंग इन एग्जाइल, जो कि एग्जाइल में रहते थे। मोर ओवर दे ऑल्सो गॉट सपोर्ट, और भी उनको सपोर्ट मिला फ्रॉम मेनी वेस्टर्न यूरोप, बहुत वेस्टर्न यूरोप के लोगों से हु सिंपैथाइज विद द एंशियंट कल्चर ग्रुप, जिनको एंशियंट जो कल्चर था जो ये यूरोप का ग्रीक का जो एंशियंट कल्चर था उनसे जिसका सहानुभूति था, मतलब जो लोग जो ग्रीक कल्चर से जो सहानुभूति रखते थे उनसे भी जो वेस्टर्न यूरोप के जो लोग थे जो इनसे सहानुभूति रखते थे उनका भी सपोर्ट मिला। ठीक है, द पोएट एंड द आर्टिस्ट मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन, जो पोएट है जो आर्टिस्ट है वो पब्लिक ओपिनियन को एकजुट किए टू सपोर्ट दिस स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट में उनके सपोर्ट को जो पोएट थे और जो आर्टिशियन थे वो एकजुट किए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ग्रीक हैड बिगन अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर, यह नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रीक्स था वो ओटोमन एम्पायर के हिस्से में था। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1824 ऑर्गेनाइज द ग्रीक एज द इंडिपेंडेंट नेशन, जो बाद में जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि 1832 में जो साइन हुआ इससे जो ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। तो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग पे बात करेंगे, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रोमांटिज्म वाज ए कल्चरल मूवमेंट, जो रोमांटिज्म था वो एक कल्चरल मूवमेंट था विच सॉट टू डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, जिसका यह मांग था कि एक नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को बनाया जाए। रोमांटिक आर्टिस्ट यूजुअली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रीजन एंड द साइंस, जो रोमांटिक जो आर्टिस्ट थे वो इसको क्रिटिसाइज करते थे। दे फोकस ऑन द इमोशन, उनका जो मेन फोकस था इन इमोशन पे था एंड द इंस्टीट्यूशन एंड द मिस्टिकल फीलिंग और रहस्यमय भावनाओं पर था। दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव हेरिटेज, वो चाहते थे बनाना एक सामूहिक विरासत को, अ कॉमन कल्चरल पास्ट, जिसका कल्चरल पास्ट सामान्य हो एज द बेसिस ऑफ द नेशन, अपने नेशन के आधार पे। ठीक है, अदर रोमांटिक्स लाइक द जर्मन फिलोसोफर, दूसरे जो रोमांटिक थे जो जैसे कि जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हेडर क्लेम दैट, उन्होंने बताया कि द ट्रू जर्मन कल्चर वुड बी डिस्कवर्ड, जो ट्रू जर्मन कल्चर उसको हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं अमंग द कॉमन पीपल में। दिस रोमांटिक्स यूज द फोल्क सॉन्ग, ये जो रोमांटिक्स थे उन्होंने फोल्क सॉन्ग का यूज किया, फोल्क पोएट्री एंड द फोल्क डांसेस, फोल्क पोएट्री और फोल्क डांसेस का यूज किया टू पॉपुलराइज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, नेशन का जो ट्रू
स्पिरिट है उसको पॉपुलराइज करने के लिए इन्होंने फोल्क सॉन्ग, फोल्क पोएट्री और फोल्क डांसेस का यूज किया। The emphasis on the vernacular language was also important to take the nationalist message to the large number of people who were mostly illiterate। उन्होंने ये बताया कि हमको अपने जो मातृभाषा इस पर जोर डालना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। इस तरह हम लोग बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब बहुत लोगों के तरह के पास ये मैसेज ले जा सकते हैं जो कि इलिटरेट है। कार्लो कुरपास्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ऑपरस एंड म्यूजिक। जो कार्लोस कुरपास्की वो अपना नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किए ऑपरस और म्यूजिक के द्वारा इन पोलैंड में। ही टर्न द फोल्क डांसेस लाइक द पॉपुलराइज एंड मजूरिका इनटू द नेशनल सिंबल्स। उन्होंने क्या किया कि जो फोल्क डांसेस था उनको नेशनल सिंबल में उसको दिखाया। लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। जो लैंग्वेज था वो भी अपना मुख्य भूमिका अदा किया नेशनलिस्ट सेंटीमेंट के आइडिया को डेवलप करने में। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, रसिया को ऑक्यूपाई करने के बाद द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ द स्कूल। जो पोलिश लैंग्वेज था उसको स्कूल से उसको हटा दिया गया। एंड रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज एवरीवेयर। और जो रशियन लैंग्वेज था उसको चारों तरफ उसको इम्पोज कर दिया गया। एंड आर्म रिबेलियन took place against the Russian rule in 1931। जो विद्रोह की भावना थी वो रशियन रूल्स के खिलाफ 1831 में शुरू हुआ। बट दिस वॉज अल्टीमेटली क्रश, लेकिन इसको तुरंत ही दबा दिया गया। बट आफ्टर दिस, लेकिन इसके बाद मैनी मेंबर्स ऑफ क्लर्जी, लेकिन बहुत जो मेंबर थे क्लर्जी के इन पोलैंड में बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वीपन। जो लैंग्वेज को एक हथियार की तरह यूज करना शुरू कर दिया। ऑफ द नेशनल रेजिस्टेंस, नेशनल के रेजिस्टेंस की तरह। इन ऑल चर्चेस गैदरिंग एंड इन ऑल द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पॉलिश वॉज यूज। सारे जो चर्च में जो रिलीजियस के इंस्ट्रक्शन मतलब धर्म का जो उपदेश दिया जाता है उसको पॉलिश लैंग्वेज में प्रीस्ट लोग देते थे। द रशियन अथॉरिटी पुट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप इन जेल। इसके कारण बहुत सारे नंबर में जो प्रीस्ट थे, बिशप थे, उसको जेल में डाल दिया गया। और सेंड देम टू द सिबेरिया एज द पनिशमेंट। और उसको सिबेरिया पनिशमेंट के रूप में भेज दिया जाता था। फॉर देयर रिफ्यूजल टू पीच इन रशियन। रसिया लैंग्वेज में धर्म के उपदेश देने नहीं देते थे, इस कारण उनको वहाँ पे भेज दिया जाता था। इन द यूज ऑफ पॉलिश के यूज में दस बिकम ए सिंबल ऑफ द स्ट्रगल एंड द अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। जो पॉलिश लैंग्वेज था वो रशियन जो आधिपत्य था उसके खिलाफ एक सिंबल बन गया उस लड़ाई में। आ रहे हैं तो इस वीडियो में हम हंगर, हार्डरशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट कवर करेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। द 1830 वीयर द ईयर ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डरशिप इन यूरोप। जो 1830 जो ईयर था, इस ईयर में जो यूरोप का जो इकोनॉमिक का एकदम तहस नहस इकोनॉमी हो गया था। देयर वॉज ए ह्यूज ग्रोथ इन द पॉपुलेशन। इस साल जो पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया था। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के पहले हाफ में नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज मैन फोल्ड। जो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर था वो भी इंक्रीज हो गया था। देयर वाज ए लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया। लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिए थे। सच माइग्रेशन लिव्ड इन ओवर क्राउडेड स्लम्स इन द सिटी। इस कारण जो सिटीज में बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था। एट दैट टाइम, उस समय द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड वॉज मोर एडवांस। उस समय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा एडवांस था। इन द अदर पार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप के अदर पार्ट से अगर कंपेयर करें तो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बहुत एडवांस था उस समय। हिंस चीप मशीन्स मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड गेव स्ट्रिप कंपटीशन टू द स्मॉल प्रोड्यूसर इन द टाउन। जो इंग्लैंड के जो मशीन्स थे वो सस्ते दाम में गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, इस कारण जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे और दूसरे टाउन में उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था यूरोप के मार्केट में। इन सम रीजन्स ऑफ यूरोप, यूरोप के कुछ रीजन में अरिस्टोक्रेसी वॉज स्टिल पावरफुल। जो अरिस्टोक्रेसी था वो अभी भी बहुत पावरफुल था। एंड द पीजेंट वेयर अंडर द बर्डन ऑफ द फ्यूडल ड्यू टू द ऑब्लिगेशन। और अभी भी जो पीजेंट थे अभी भी बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए थे। अ ईयर ऑफ ए बैड हार्वेस्ट, एक जो वो साल था उसमें हार्वेस्ट भी मतलब फसल भी बहुत खराब हुआ। कपल्ड विद द प्राइस राइज ऑफ द फूड लेड टू द पॉपुलिज्म इन द टाउन एंड द कंट्री। इस कारण जो फूड ग्रेन्स का जो प्राइस था वो भी बढ़ गया। इस कारण जो यूरोप में चारों तरफ भुखमरी भी आ गया। द ईयर 1848, जो साल 1848 था, वॉज वन सच बैड ईयर। वो भी एक बहुत बुरा साल था। बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द फूड, क्योंकि जो फूड था उसका शॉर्टेज हो गया था। एंड हाई लेवल ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट का भी बहुत ज़्यादा हो गया था। बहुत ज़्यादा पीपल जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। द पीपल ऑफ द पेरिस कम आउट ऑन द रोड। जो पेरिस के जो लोग थे वो सड़क पे आ गए थे। द प्रोटेस्ट वॉज
एट सच अ लार्ज स्केल, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे मतलब विरोध कर रहे थे, वो बहुत लार्ज स्केल में लोग विरोध कर रहे थे। दैट लुइस फिलिपी हैड टू फ्ली, इस कारण जो लुइस फिलिपी जो वहाँ के जो किंग थे वो अपना पद छोड़ दिया। और नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, जो नेशनल असेंबली था वो घोषणा कर दिया रिपब्लिक का। इट गारंटी द स्टफेज टू ऑल द एडल्ट मेल्स अबव 21, इससे जो भी जो मेल है जो 21 ईयर से ऊपर के है उनको वोट देने का राइट भी मिल गया। इट गारंटीड द राइट टू वर्क, इससे जो लोग थे उनको काम करने का भी अधिकार मिल गया। नेशनल वर्कशॉप्स वेयर सेटअप, जो नेशनल वर्कशॉप है वो उसको बैठाया गया, मतलब उसको एस्टेब्लिश किया गया टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। व्हेन द रिवोल्ट ऑफ द पुअर टुक प्लेस इन 1848, जब पुअर लोगों का जो रिवोल्ट शुरू हुआ 1848 में, अनदर रिवोल्यूशन वाज बिगन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, जो और भी एक रिवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ वो एजुकेटेड मिडिल क्लास द्वारा स्टार्ट हो गया था। इन सम पार्ट ऑफ द यूरोप के कुछ पार्ट में इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट इट एग्जिस्ट, जो यूरोप के और भी कुछ पार्ट थे वहाँ पे अब तक कोई भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट का कोई भी एग्जिस्टेंस अभी तक नहीं आया था। जैसे कि वहाँ पे जो जगह थे जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड अरिस्टो हंगरियन एम्पायर, यहाँ पे कोई भी अभी नेशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। मेन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ रेस डिमांड फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन, यहाँ के जो मिडिल क्लास के जो औरतें थे ये डिमांड की नेशनल यूनिफिकेशन के लिए एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। दे डिमांडेड, उनका डिमांड था द क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट का क्रिएशन होना ऑन द पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पर। दे वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उनको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था फ्रीडम ऑफ प्रेस, जिसमें प्रेस का फ्रीडम हो और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और जो और सब चीज़ का जो एसेंशियल चीज़ है उस सबका फ्रीडम हो, जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, राइट टू वोट हो, मतलब अपने जो और भी जो लोग अपने जो व्यू एक्सप्रेस करना चाहते हो वो भी कर सके, ये सब का उनको फ्रीडम चाहिए था। और उनको जो गवर्नमेंट चाहिए था बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक चाहिए था और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन जर्मन रीजन में देयर वेर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, वहाँ पे बहुत सारे नंबर में पॉलिटिकल एसोसिएशन थे। उस मेंबर वेर मिडिल क्लासेस, उनके जो मेंबर थे वो मिडिल क्लास के लोग थे। प्रोफेशंस बिजनेसमैन एंड प्रोस्परस आर्टिस्ट, वहाँ के जो मेंबर्स थे वो बिजनेसमैन थे, आर्टिशियंस थे। दे केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, उन लोगों ने एक साथ फ्रैंकफर्ट के सिटी में आए एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे। ऑन 18 मई 1848, और 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टूक आउट, और 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से सेलेक्ट हुए टू टेक पार्ट इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पार्ट लेने के लिए, विच वॉज कन्वेड इन द चर्च एट द सेंट पॉल, जो कि सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया था। दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन, उन्होंने जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। दिस जर्मन नेशन वाज टू बी हेडेड बाय द मोनार्ची सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, ये जो जर्मन नेशन था वो मोनार्ची द्वारा ही लीड किया जाएगा। जैसे कि हम लोग ने जिससे पहले पढ़ा था कौन सा पढ़ा था, द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, ठीक उसी प्रकार ये जर्मन नेशन भी चलेगा। फ्रेडरिक विलियम सिक्स किंग ऑफ द प्रूसिया वॉज ऑफर द क्राउन ऑफ दिस टर्म, जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे जो प्रूसिया के किंग थे उनको क्राउन दिया गया, बट ही रिजेक्टेड, लेकिन उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। ऑफर एंड ज्वाइन अदर द मोनार्च टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और उन्होंने अपोज कर दिया और ज्वाइन कर लिया दूसरे मोनार्च को, और इस ये जो इलेक्टेड असेंबली था इसको अपोज करना वो भी शुरू कर दिए। द अपोजिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी का अपोजिशन एंड द मिलिट्री का टू द पार्लियामेंट के विरोध में ग्रीव स्ट्रॉन्गर, ये बहुत मजबूत होना शुरू हो गया। मीनवाइल इसके बाद द सोशल बेस ऑफ द पार्लियामेंट इरोडेड, इसके बाद जो बेस था जो पार्लियामेंट का वो भी खत्म हो गया, बिकॉज इट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस, क्योंकि ये जो मिडिल क्लास जो लोग थे उन्हीं के द्वारा ये डोमिनेट था। द मिडिल क्लास से रजिस्टर्ड द डिमांड ऑफ द वर्कर, जो मिडिल क्लास थे वो जो वर्कर के डिमांड को नहीं माने। एंड आर्टिसियन दस लॉस्ट देयर सपोर्ट, और जो आर्टिसियन थे उन्होंने अपना सपोर्ट को हटा लिया। फाइनली ट्रूप्स वी आर कॉल्ड एंड असेंबली वाज फोर्स टू डिसबैंड, और उसके बाद जो मोनार्च जो थे उन्होंने अपना मिलिट्री को बुलाया और इसको डिसबैंड कर दिया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फिर से बैन हो गया। सो इस वीडियो में
क्या क्या हुआ, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, इसमें जो जर्मन लोग थे वो फ्रैंकफर्ट सिटी में आए, उसके बाद अपना क्या क्या किए, जर्मन का जो नेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किए, उसके बाद जो फ्रेडरिच जो फोर्थ थे, जो प्रूसिया के जो किंग थे, उनको क्राउन ऑफर कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना क्राउन लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया और इसको अपोज किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो मिलिट्री और एरिस्टोक्रेसी इसको जो अपोज कर रहे थे वो बहुत स्ट्रांग हो गया। उसके बाद जो मिडिल क्लास था वो जो डिमांड वर्कर का जो डिमांड था उसको रजिस्ट कर गया, इसके कारण उनका जो सपोर्ट खो दिया गया। इसके कारण फिर से जाकर जो मोनार्ची था इसको डिसबैंड कर दिया। ठीक है। ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द लार्ज नंबर, जो वुमेन थे वो भी बहुत लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किए इन द लिबरल मूवमेंट में। इन स्पाइट ऑफ दैट दे वर डिनाइड टू वोटिंग राइट, लेकिन उसके बाद भी उनको वोटिंग राइट नहीं मिला। ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, जब असेंबली का इलेक्शन हो रहा था उस समय उनको वोटिंग राइट नहीं मिला। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेड इन द चर्च सेंट पॉल, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आयोजित हुआ था सेंट पॉल के चर्च में, वुमेन वेर अलाउड ओनली ऑन ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विक्टर गैलरी, उनको सिर्फ अलाउ किया गया था कि जो विक्टर गैलरी में वहाँ पे खड़ा होकर वो देख सके। ऑल्दो द लिबरल मूवमेंट वेयर सप्रेस्ड बाय द कंजर्वेटिव, लेकिन जो ये लिबरल मूवमेंट था कंजर्वेटिव जरा उसको दबा दिया गया था। फोर्स्ड बट द ओल्ड ऑर्डर, लेकिन जो ओल्ड ऑर्डर था कुड नॉट बी रिस्टोर्ड, जो ओल्ड ऑर्डर था उसको रिस्टोर नहीं किया गया। इन द ईयर 1848, जो ईयर 1848 था, द मोनार्ची बिगेन टू रियलाइज दैट, जो मोनार्ची थे उनको रियलाइज हुआ दैट द ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट, क्योंकि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनको कंसेशन देना रिवोल्यूशनरी वाज द ओनली वे टू एंड द साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन, इसका जो रिवोल्यूशन का जो साइकिल है उसको अंत करने का एक ही तरीका है, जो लिबरल नेशनलिस्ट है उनके जो कंसेशन जो मिल रहा है उसको खत्म किया जाए। हेंस द मोनार्चीज ऑफ द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोप बिगैन टू इंट्रोड्यूस द चेंज, इसका जो सेंट्रल यूरोप का और ईस्टर्न यूरोप के जो मोनार्चीज थे वो इस सब चीज़ को खत्म करना शुरू किए। विच हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815, जो कि ये शुरू हो गया था पहले से ही वेस्टर्न यूरोप में 1815 के पहले से। सेल्फडोम एंड द बॉन्डेड लेबर वेर एबोलिस्ड, जो सेल्फडोम एंड बॉन्डेड लेबर थे उसको भी हटा दिया गया। बोथ इन हैंसबर्ग डोमिनेशन, हैंसबर्ग के डोमिनेशन में, एंड इन रशिया में भी। द हैंसबर्ग रूल्स गारंटीड मोर ऑटोनॉमी, जो हैंसबर्ग जो रूल्स था वो और भी उदारता अपने प्रजा की तरफ दिखाया। तो द हैंसबरियन इन 1867, हैंसबरियन के लिए 1867 में। ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट एसोसिएशन विद द डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। 1848 के बाद जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग्स था, मतलब यूरोप को जो यूनाइट करने के लिए वो डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन, मतलब जो रिवोल्यूशन से अब ये होना पॉसिबल नहीं था। इस कारण द कंजर्वेटिव्स नाउ फ्रेम द नेशनलिस्ट सेंटीमेंट टू प्रमोट द स्टेट पावर एंड टू अचीव द पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर द यूरोप। तो जो लोग थे उसमें तो क्या सोचे कि अब तो रिवोल्यूशन द्वारा हम लोग यूनाइट नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना जो स्टेट का जो पावर था उसको बढ़ाने का सोचा और जो यूरोप पे अपना जो पॉलिटिकल डोमिनेंस को स्थापित करने के लिए यही ठीक समझा। द लिबरल मूवमेंट ऑफ द मिडिल क्लासेस, जो लिबरल मूवमेंट था मिडिल क्लास की इन जर्मनी में हैड अर्लियर बीन रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ मोनार्ची एंड द मिलिट्री, उनको रिप्रेस्ड कर दिया गया था। मतलब लिबरल मूवमेंट जो मिडिल क्लास का था जो जर्मनी में वो रिप्रेस्ड कर दिया गया था मोनार्ची और मिलिट्री द्वारा। दिस रिप्रेशन वाज आल्सो सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ऑनर्स, जो बहुत बड़े बड़े जो लैंड ऑनर्स थे वो भी इसमें सपोर्ट किए थे मोनार्ची और मिलिट्री का ऑफ द प्रूसिया के। आफ्टर दैट, उसके बाद प्रूसिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन, उसके बाद जो प्रूसिया था इसका पूरा कार्यभार संभाल लिया था नेशनल यूनिफिकेशन का। ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है ओटोमन बिस्मार्क। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। ओटोमन बिस्मार्क द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रूसिया, जो ओटोमन बिस्मार्क थे वो प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर थे। वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, उनको इस प्रोसेस के आर्किटेक्ट माना जाता है। ही टुक द हेल्प ऑफ द प्रूसियन आर्मी, उन्होंने प्रूसियन आर्मी का हेल्प लिया एंड द ब्यूरोक्रेसी का इन दिस इंडेवर, इस मतलब लड़ाई में। 3 वॉर वेयर फॉट, 3 लड़ाई लड़े गए ओवर 7 ईयर, 7 साल के अंदर में, विथ ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस, ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस के साथ। द वॉर इंडेड इन प्रूसिया,
विक्ट्री, जो वार खत्म हुआ प्रूसिया के जीत के साथ। एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और ये जो प्रोसेस था यूनिफिकेशन का उसको पूरा किया गया। द प्रूसियन किंग विलियम फर्स्ट, जो प्रूसिया के जो किंग थे विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम द जर्मन एम्पायर, उनको जर्मन एम्पायर बनाया गया। इन द सेरेमनी हेल्ड एट द वर्लिसिस इन जनवरी 1871, जो सेरेमनी हुआ था वर्लिसिस में जनवरी 1871 में। द न्यू स्टेट प्लेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, जो नया जो ये देश बना था वो जोर डालता था करेंसी को मॉडर्नाइज करने में। बैंकिंग को, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, लीगल और जुडिशियल जो सिस्टम था जर्मनी में उनको मॉडर्नाइज करने में ये ज़्यादा जोर डालता था। प्रूसिया मेजर एंड प्रैक्टिस ऑफन बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी, जो ये प्रूसिया जो का ये जो काम जो ये दिखाया था, मतलब जो अपने कंट्री को यूनिफिकेशन करके ये दिखाया था, ये पूरे जर्मनी के लिए एक मॉडल बन गया था। तो यहाँ पे ये पहला चैप्टर खत्म होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।